हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिटर्मिनेंट्स में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दरअसल डिटर्मिनेंट्स के ओरिजिन में भी सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का काफी महत्व रहा है और 12th क्लास के कोर्स में ये क्वेश्चन जनरली 6 मार्क्स का आता है और इसके जितने टाइप्स बनते हैं वो हम सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या तो कंसिस्टेंट होती हैं या इनकंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंट कौन सी होती हैं? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशंस एंड ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर वन या ज्यादा सॉल्यूशंस हो यानी सॉल्यूशंस हो तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, और अगर उन कंडीशंस के हिसाब से कोई सॉल्यूशन ना हो तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस ओनली वन सॉल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो फिर दो बातें देखनी होंगी कि डिटर्मिनेंट ए जीरो है, एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट ए जीरो है, एडजॉइंट ए इंटू बी साथ में जीरो नहीं है, तो फिर नो सॉल्यूशन। ये जीरो है और ये जीरो नहीं है तो नो सॉल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट ए भी जीरो है और एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो है तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो कंसिस्टेंट कब कब होगा? कंसिस्टेंट या तो इस पोजीशन में होगा और या फिर इस पोजीशन में होगा। और अगर डिटरमिनेंट जीरो है लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो तुमने क्या देखा? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का या तो यूनिक सॉल्यूशन है और या फिर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की मदद से। पहले इसे लिख लेंगे 2 5 3 2 xy इक्वल्स 1 7। ये मैट्रिक्स किससे बनी है? x और y के कोफिशिएंट से, तो इसका नाम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट? इस सिस्टम को ऐसे क्यों लिखा जा सकता है? तुम देख सकते हो, अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूं तो हमें 2x प्लस 5y इक्वल्स 1 और 3x प्लस 2y इक्वल्स 7 ही प्राप्त होगा। यानी इस सिस्टम को ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए मान लूं, इसको मैट्रिक्स कैपिटल X मान लूं और इसको मैट्रिक्स बी मान लूं, तो मैं इस सिस्टम को कैसे लिख सकता हूं? ax equals b. It implies x equals a inverse b. अगर a शुरू से गया है, फर्स्ट प्लेस से गया है, तो यहां पर फर्स्ट प्लेस पर ही आएगा, राइट? यानी शुरू में ही आएगा। तो x को कैसे लिख सकते हैं? a इनवर्स b। तो x कब निकलेगा? जब a इनवर्स b निकलेगा। और 2/2 में ये कोई मुश्किल काम नहीं है। x की जगह दोबारा से क्या लिख दो? स्मॉल x स्मॉल y। a इनवर्स क्या होता है? हमें पता है, इनवर्स होता है
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो अब ए इनवर्स कैसे निकालें? इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 4 माइनस 15 यानी -11, तो 1 अपॉन -11। और 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? तुम जानते हो, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दो और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के केवल साइन चेंज कर दो। और साथ में क्या आ गया? ये बी। बी क्या है? बी है 17। नाउ दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 11। माइनस को ऊपर रख सकते हैं और अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 2 माइनस 35। और ये क्या बनेगा? -3 प्लस 40। जरा ऊपर का मिटा रहे हैं। तो इट इंप्लाइज xy इक्वल्स -1 अपॉन 11 एंड -33 एंड 11। अब इसको भी अंदर ले जाते हैं तो 3 एंड -1। सो देयरफॉर x इक्वल्स 3, y इक्वल्स -1। आंसर। एक तो आंसर मैट्रिक्स से निकाल कर देना जरूरी है। इसका आधा नंबर होता है, कई बार 1 नंबर भी होता है पेपर सेटर के ऊपर, और जो नंबर सेट्स करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैट्रिक्स केवल आंसर निकालने का जरिया है, आंसर मैट्रिसेस से हटकर देना चाहिए। ये मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यहां दोबारा क्यों लिख दिया, ऊपर से मिटा दिया था, इसलिए क्योंकि मैं क्या बताना चाहता हूं कि इन सवालों में जब भी आंसर निकालो, विद इन सेकेंड्स तुम देख सकते हो कि तुम्हारा आंसर ठीक है कि नहीं। एक्स और वाई की वैल्यूज इक्वेशंस में डालकर देख लो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड अगर आती है, इट मींस योर आंसर इज राइट। जैसे अगर मैं x की जगह 3 रखूं, y की जगह -1 रखूं, तो मुझे मिलेगा 6 - 5 विच विल बी इक्वल टू 1। और इसी प्रकार से इसमें रखूं कि 9 x की जगह 3, y की जगह -1, तो मुझे मिलेगा 9 - 2 विच इज इक्वल टू 7। तो मेरा आंसर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इट मींस माय आंसर इज करेक्ट। तो इन सवालों में जब भी आंसर निकालो, उनको डायरेक्टली पुट करके देख लेना चाहिए। अब हम लेते हैं ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसमें पहले से कैसे लिख लें? थ्री -2 3, 2 1 -1 4 -3 2 into x y z equals 8 1 4। इसको मानते हैं मैट्रिक्स ए, इसको मानते हैं मैट्रिक्स एक्स, कैपिटल एक्स, और इसको मानते हैं मैट्रिक्स बी। तो फिर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू एक्स इक्वल्स बी। और इसको कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल्स ए इनवर्स बी। राइट? तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे
डिटर्मिनेंट ए, यानी इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए होगा, फर्स्ट रो से निकालते हैं, तो 3, ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, 2 माइनस 3, फिर इसका साइन चेंज, तुम जानते हो, ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, 4 प्लस 4, और फिर प्लस 3, ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, -6 -4, ये क्या बन गया? ये हो गया 3 -1 2 इंटू 8 और +3 -10, इट इज इक्वल टू -3 +16 -30, माइनस माइनस वाले ऐड किए, -33 +16 कितना आ गया? -17। तो डिटर्मिनेंट आ गया -17 और दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, नो सॉल्यूशन वाली कोई बात नहीं है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर किसका होगा? A11। डिटर्मिनेंट जो है उसको नोट कर लेना चाहिए। हमें पता है हम एलिमेंट्स को स्मॉल a11 स्मॉल a12 वगैरह से दिखाते हैं और उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से दिखाते हैं। जैसे कि हो गया कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर एक बात और करते हैं हम, ताकि कहीं चूक ना हो जाए। जहां रो प्लस कॉलम ऑड है वहां पहले से ही माइनस लिख दो। कहां कहां ऑड है? केवल 4 स्थानों पर, केवल इन 4 स्थानों पर रो प्लस कॉलम ऑड है, बाकी स्थानों पर रो प्लस कॉलम इवन है। अब माइनस निकाल दो, क्योंकि जिसमें रो प्लस कॉलम इवन नंबर है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, और जिसमें रो प्लस कॉलम ऑड नंबर है वहां माइनस और कोफैक्टर में साइन का फर्क है। तो वो हमने कर दिया है। अब इसका कोफैक्टर क्या हुआ? 2 -3 यानी -1। इसका कोफैक्टर क्या हुआ? 4 + 4 यानी 8, तो -8। फिर इसका कोफैक्टर क्या हुआ? -6 -4 -10। ओके, इधर आ जाओ। इसका कोफैक्टर क्या हुआ? इसका रो कैंसल, इसका कॉलम कैंसल, -4 + 9 कितना हो गया? -4 + 9 5 हो गया, प्लस के 5, लेकिन यहां क्या हो जाएगा फिर? माइनस के 5, प्लस के 5, प्लस के 5 माइनर था, और -5 कोफैक्टर है। इसका कोफैक्टर क्या होगा? ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, तो 6 -12 यानी -6। इसका निकालते हैं, क्या आ गया? -9 + 8 -1, तो ये क्या बन गया? +1, क्योंकि साइन चेंज हो जाना था। अब इसका निकालते हैं, ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, 2 -3 -1। इसका निकालते हैं, -3 -6 -9, तो क्या बन गया? +9।
इसका 3 + 4 7। तो ये आ गए हमारे कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट क्या होगा? इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ? एडजॉइंट ऑफ ए हुआ -1 -8 -10, -5 -6 1 एंड -1 9 7। तो हमने डिटर्मिनेंट ए प्राप्त कर लिया और एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त कर लिया। डिटर्मिनेंट ए आ गया -17 और एडजॉइंट ए आ गया ये। अब आगे कैसे चलेंगे? ए इनवर्स इक्वल्स क्या फार्मूला है? 1/a डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। कितना हो गया? -1/17, माइनस को ऊपर रखा जा सकता है, और -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। ये आ गया ए इनवर्स। तो देयरफॉर व्हाट इज एक्स? एक्स था ए इनवर्स बी, यानी कि -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। This is A inverse, and what is B? B is 8 1 4 equals -1/17। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -8 -5 -4 -8 -5 -4 -64 -6 -64 -6 प्लस 36 और -80 +1, इसको इससे किया, और +28। इट इज इक्वल टू, शायद समझ आ रहा होगा, दिस इज इक्वल टू -1/17 -17, और ये कितना हुआ? -70 + 36, तो -54, और ये कितना हुआ? -70 है और प्लस के 36 है, तो कितना हो गया? ये हो गया 30, सॉरी, -34, और 29 और 80 है, -80 + 29 -51। अब इसको भी अंदर ले गए, क्या हो गया? 1 2 3। तो देयरफॉर x = 1, y = 2, z = 3। दिस इज द आंसर। अगेन आई सजेस्ट, जो भी आंसर निकाला है उसको किसी एक में तो रख के देख ही लो, बल्कि दो में रख के देख लो, और अगर तीनों में रख के देख लेते हो तो बिल्कुल परफेक्ट पता चल जाएगा। चलो तीसरे में रख के देखते हैं। x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3, तो कितना हो गया? ये हो गया 4। जब x की जगह 1 रखा, y की जगह 2 रखा तो -6, और z की जगह 3 रखा तो +6। कितना आ गया? 4 आ गया। इसमें रख के देखते हैं। x की जगह 1 रखा तो 2, y की जगह 2 रखा तो 2, और z की जगह 3 रखा तो -3। कितना आ गया? 4 - 3 1 आ गया, और यहां पर 1 है।
और अगर तुम इसमें भी रख के देख लोगे तो बिल्कुल पक्का पता चल जाएगा। जनरली दो इक्वेशन से ऑलमोस्ट पक्का पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो जब भी ये सवाल निकालो, इनको डायरेक्ट पुट करके, बल्कि मैं तो कहता हूं क्वेश्चन पेपर के अंदर ही जो कंडीशन है उसमें पुट करके देख लो कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है। ये वर्ड प्रॉब्लम है। पिछले सवाल में इक्वेशंस दी हुई थी, इसमें इक्वेशंस बनानी भी है। तो देखो, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 and add second number to it, we get 11. By adding first and third numbers, we get double of the second number. Find the numbers using matrix method. तो जनरली तुम छोटी क्लास से देखते आ रहे हो कि जो पूछा होता है उसे हम मान लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले क्या कहेंगे, लेट द नंबर्स बी एक्स वाई एंड जेड। तो फर्ज करो तुमने लिख लिया कि लेट द नंबर्स बी एक्स वाई एंड जेड। लिखना जरूरी है वैसे, चलो लिखते हैं, लेट द नंबर्स बी एक्स वाई जेड। ओके, अब इसके बाद इन कंडीशंस, अब इसके बाद देखो, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6। तो मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे अगर नंबर एक्स वाई जेड है? हम लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 6। सेकेंड है, सेकेंड सेंटेंस, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड एड सेकेंड नंबर टू इट, वी गेट 11। और थर्ड कंडीशन क्या है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। बेटर रीराइट इट। कैसे लिख लें इसको? फर्स्ट वाला तो एज इट इज कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6। सेकंड को कैसे लिख लो? 0x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स 11। ओके, और थर्ड को कैसे लिख लो? x प्लस 0y, सॉरी सर, x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल 0। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ के देख लेना कि ठीक बनाई है कि नहीं बनाई है। और उसके बाद ये सवाल अब कैसा हो गया? ये सवाल एकदम पीछे वाले सवाल की तरह से हो गया, जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो। इसे अपने आप से सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद एक बात मेरी ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चंस का जो तरीका है वो एक जैसा है जो आज कराए हैं। तो अपना आंसर चेक कर लेना, एक्स वाई जेड की वैल्यूज रखकर देख लेना कि ठीक निकली है कि नहीं। 6 नंबर का क्वेश्चन है और सेकंड्स में चेक हो जाती है। और अगर कहीं गड़बड़ हो तो दोबारा से सवाल को देखोगे, जिसमें मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, तो गलती पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि सबका लगभग एक जैसा ही मेथड है। तो आज हमने ये 3 सवाल किए, और बल्कि कहना चाहिए 2.5 सवाल किए। ये तुम आगे करोगे और आंसर को फिर चेक भी करोगे। आई होप इसके लिए एक क्लास और लेंगे, जिसमें कुछ ऐसे भी सवाल दिखाएंगे जो इन सवालों से डिफरेंट होंगे। हालांकि जो ये आज सवाल किए हैं, इसके बाद तुम एक्सरसाइज 4.6 कर सकते हो एनसीईआरटी की, जिसमें पहले 6 क्वेश्चंस हैं
एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 1 to 6। सिर्फ कंसिस्टेंसी देखनी है पहले 6 क्वेश्चंस में, उनको सॉल्व नहीं करना है पूरा, एक्स वाई जेड नहीं निकालना है, सिर्फ कंसिस्टेंसी देखनी है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो क्या करोगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर वो जीरो नहीं आता तो बहुत बढ़िया, इट मीन्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर कंसिस्टेंट। और अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ जाता है तो फिर निकालोगे एडजॉइंट ए और फिर निकालोगे एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आ जाता है तो तुम कहोगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और अगर डिटर्मिनेंट ए तो जीरो आ गया लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो नहीं आया तो फिर कहोगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो पहले 6 सवालों में पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट कब है, जब या तो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब चाहे एक सॉल्यूशन है चाहे एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं तो वो कंसिस्टेंट है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट है। 6 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके वही मेथड्स हैं जो आपने अभी एग्जांपल्स में देखे। तो नाउ यू कैन डू एक्सरसाइज 4.6। आई होप यू विल डू इट। इस पर कुछ और सवाल भी करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में एग्जामिनेशंस में आते रहे हैं, और मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा गया है, तो वो बाद में करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।